नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉक्स पर, जहां हम रोज़ाना तैयारी करते हैं ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 60 बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन बिना किसी देरी के। सवाल नंबर, ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? तो दोस्तों, ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। सवाल नंबर 2, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो ध्वनि की आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होता है। सवाल नंबर 3 आपका है, ध्वनि किसमें सबसे तेज चलती है? तो बताइए दोस्तों, ध्वनि सबसे तेज किसमें चलती है? तो सबसे तेज इस्पात में होकर चलती है, क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 4, ध्वनि किसमें नहीं चलती है? तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं है तो वो ध्वनि नहीं चलती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में। अगला सवाल है आपका, सामान्य मानव की श्रव्य सीमा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। मानव 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। इसके ऊपर या इससे कम की ध्वनि को मानव कान नहीं सुन सकता है। अगला सवाल है, अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं। तो दोस्तों, अल्ट्रासोनिक तरंगें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पिच निर्भर करती है। पिच मतलब इसको हिंदी में कहते हैं तारत्व। तारत्व किस पर निर्भर करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, आवृत्ति पर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है आवृत्ति पर। अगला सवाल, ध्वनि तरंग का वेग किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का वेग निर्भर करता है तापमान पर। अगला सवाल, ध्वनि की चाल का एसआई इकाई क्या होता है? ध्वनि की चाल का एसआई इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल, परावर्तन नियम किसके समान है? मतलब कौन सा ध्वनि का ऐसा नियम है जो परावर्तन के समान होता है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये प्रकाश। अगला सवाल है, प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी क्या है? मतलब प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता और जहाँ से ध्वनि स्रोत से निकलती है वो उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी? तो आपका आंसर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। अगला सवाल है आपका, ट्यूनिंग फोर्क किसके लिए है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ध्वनि। अगला सवाल है, ध्वनि के गुणधर्मों में नहीं है। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ध्वनि के गुणधर्मों में नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। अगला सवाल है, सोनार का उपयोग किस में होता है? तो सोनार का उपयोग गहराई मापने में होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, दाब मापन सॉरी अगला सवाल है आपका 16, शोर प्रदूषण किससे होती है? तो शोर प्रदूषण तीव्र ध्वनि के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए। मतलब ज़्यादा ध्वनि तेज रहेगा तो ध्वनि प्रदूषण होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगला सवाल है, ध्वनि की गति बढ़ती है। मतलब इस ऑप्शन में से किस में ध्वनि की गति आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, मधुमक्खी सूंघती है। मतलब मधुमक्खी इस ऑप्शन में से किस तरंगों को सुन सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की गति, यहाँ पर गति छूट गया है, घनत्व बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है, घटती है, समान या समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ती है। अगर घनत्व बढ़ेगा इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर इसका हो जाएगा, घनत्व बढ़ने से ध्वनि घटती है। घनत्व
बढ़ने से ध्वनि क्या होती है, घटती है। क्योंकि ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि का जो स्पीड है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर 1 डेंसिटी के। इसलिए ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ध्वनि घनत्व बढ़ने से ध्वनि का वेग घटती है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है प्रतिध्वनि का कारण क्या है, प्रतिध्वनि क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रतिध्वनि का कारण होता है परावर्तन, मतलब परावर्तन होता है तभी उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। अगला सवाल है आपका, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगला सवाल है, गैस के कण कैसे होते हैं। गैस के कण दूर दूर होते हैं, गैस के कण क्या दूर दूर होते हैं। और ठोस के कण सबसे नज़दीक होते हैं और उससे दूर होते हैं द्रव के कण, और सबसे ज़्यादा दूर होते हैं गैस के कण। अगला सवाल है, ठोस का आकार कैसा होता है। तो ठोस का आकार निश्चित होता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, बदलता है, कोई नहीं। तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है और इसका आकार जो है अनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। मतलब जब ठोस द्रव में बदलता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग गलन। मतलब ठोस से, मतलब जैसे जब बर्फ़ जब गलता है तो द्रव बनता है, तो ठोस से द्रव बनता है, जिसका कहते हैं गलन। अगला सवाल है, द्रव से गैस, मतलब द्रव से गैस बनेगा उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। जैसे पानी भाप बनता है। अगला सवाल है, गैस से द्रव, मतलब गैस से द्रव बनेगा तो उसको हम लोग कहते हैं संघनन। अगला सवाल है, ठोस से गैस, मतलब ठोस है उसके बाद उससे गैस बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस से गैस बनता है तो उसको कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण दीजिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन में से है जो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है नेप्थलीन, और एक उदाहरण हो सकता है आपका कपूर, जो डायरेक्ट ठोस से क्या बन जाता है, वो गैस बन जाता है। अगला सवाल है, द्रव की बहने की क्षमता किसके कारण होती है। तो द्रव की बहने की क्षमता, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका घनत्व। अगला सवाल है, गैस का दाब पर प्रभाव, मतलब गैस का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। सवाल ऐसा होना चाहिए था कि गैस में जब दाब बढ़ाएंगे तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके आयतन क्या होता है, बढ़ता है। दाब बढ़ाएंगे तो आयतन इसका घटता है। आयतन क्या हो जाएगा, घटता है। अगला सवाल है, ठोस की विशेषता। ठोस की क्या विशेषता है, कण घूमते रहते हैं, कण स्थिर रहते हैं, आयतन अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस की विशेषता ये है कि कण उसके स्थिर रहता है। अगला सवाल, उबाल बिंदु निर्भर करता है। उबाल बिंदु दाब पर निर्भर करता है। उबाल बिंदु किस पर निर्भर करता है, दाब पर। क्योंकि दाब को बढ़ा देंगे तो उबाल बिंदु क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वातावरणीय दाब घटे तो उबलांक क्या होगा। उबलांक का मतलब है क्वथनांक। वातावरण का जब दाब घटा दें तो उसे क्वथनांक भी घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। यही कारण है कि ऊंचे पहाड़ों पर जब खाना बनाते हैं तो वहाँ का वायुमंडलीय दाब घटने के कारण वहाँ का क्वथनांक कम हो जाता है। अगला सवाल है, द्रव का उबलना। द्रव का उबलना, इसका आंसर हो जाएगा पूरे द्रव में। द्रव जब उबलता है तो पूरे द्रव में उबलता है। अगला सवाल है कि वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण कहाँ पे होता है, सतह पर, पूरे द्रव में, उच्च दाब पर, शून्य ताप पर। तो वाष्पीकरण होता है सतह पर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अधिक वाष्पीकरण किस में होती है, नम हवा में,
सूखी हवा में, बंद कमरा में, ठंड में। इसका आंसर हो जाएगा हवा सूखी हो तब। शुष्क हवा में वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। अगला सवाल है कपड़े सूखने का कारण क्या है? गलन, वाष्पीकरण, जमना, संघनन। इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण कपड़े सूखते हैं। अगला सवाल है बर्फ़ तैरती क्यों है? हल्की होने के कारण, रंग सफ़ेद होने के कारण, उबलती है, पिघलती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हल्की होने के कारण। हल्की होने के कारण बर्फ़ पानी पर तैरती है। अगला सवाल हो जाएगा ताप बढ़ने पर कण पास पास आते हैं, दूर जाते हैं, गायब होते हैं, स्थिर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ताप बढ़ने पर कण की दूरी जो है बढ़ जाती है। अगला सवाल है कोशिका की खोज किसने किया? तो ऑप्शन ए हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। अगला सवाल है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका सी। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। अगला क्वेश्चन पादप कोशिका में क्या अतिरिक्त है? पादप कोशिका में मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन इसमें उसको अलग करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहते हैं, जैसे हरित लवक ये होता है ना, तो वो। आपका अगला क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? मतलब कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी नाभिक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा। अगला सवाल है पशु कोशिका में नहीं होती है, मतलब इसमें से कौन जो है पशु कोशिका में नहीं होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्लास्टिड यानी कि लवक पशु कोशिका में नहीं होता है, ये सिर्फ पादप में होता है। अगला सवाल है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला सवाल है सबसे छोटी कोशिका इसमें से कौन है जो सबसे छोटी कोशिका है, किस में होती है? बैक्टीरिया, मेढक, मानव, पक्षी। तो ऑप्शन ए बैक्टीरिया में सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला सवाल है कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए। तो आंसर हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। अगला सवाल है क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल, होमोग्लोबिन, ग्लूकोज, अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। अगला सवाल है पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? पादप कोशिका की बाहरी परत सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, नाभिक। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति। अगला सवाल है राइबोसोम बने होते हैं, राइबोसोम किसके बने होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ए प्रोटीन और आरएनए का राइबोसोम बना होता है। अगला सवाल है डीएनए कहाँ होता है? डीएनए कहाँ होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नाभिक में। डीएनए नाभिक में होता है। क्रोमेटिन जालिका जो है नाभिक में होता है, जो टूट करके डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल है कोशिका का विभाजन क्या कहलाता है? कोशिका का विभाजन माइटोसिस कहलाता है। माइटोसिस और मियोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस ऑप्शन में समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला सवाल है लाल रक्त कोशिका में नहीं होती है, तो लाल रक्त कोशिका में क्या नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होती है। अगला सवाल है वनस्पति कोशिका में भोजन संग्रह किस में होता है? वैक्यूल, नाभिक, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ए वैक्यूल में भोजन का संग्रह होता है। अगला सवाल है बैक्टीरिया होते हैं एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, उत्तक, अविकसित। तो बैक्टीरिया होते हैं एक कोशिकीय। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं होता है। अगला सवाल है पशु कोशिका का केंद्रक कहाँ होता है? तो पशु कोशिका का केंद्रक होता है बीच में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है
लंबी कोशिका सबसे कौन होती है? तंत्रिका कोशिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, त्वचा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगला और लास्ट सवाल है आपका, कोशिका के बाहर की झिल्ली क्या कहलाती है? तो कोशिका के बाहर की झिल्ली कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और एमसीक्यू सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। गुड बाय।